हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। आज ये 18th क्लास है, तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी 17 क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करने की कोशिश करी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन क्लासेस को देखो, दैट आर हाईली बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आज की क्लास में हम लोग अराउंड 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अजर्शन बोल रहा है Unlike the Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of eminent jurist as judge of High Court। ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट में एमिनेंट जूरिस्ट को भी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं किया जा सकता है। बात बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया हुआ है। सो एमिनेंट जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट नॉट हाई कोर्ट। एजर्शन इज करेक्ट। रीजन देखते हैं। द हाई कोर्ट डू नॉट हैव एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है? हाई कोर्ट के पास भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। वो लोअर कोर्ट को एडवाइस भी कर सकती है, वो गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकती है। सो रीजन इज इनकरेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट? सो only assertion is correct, so that is given in A is correct, but R is incorrect. Yes, so C is the correct answer of question number 1. एक बार देख लेते हैं कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है तो फर्स्ट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेनर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। फिर दूसरी कंडीशन है ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या तो वो हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के लिए। ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, वो 10 साल या तो उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। सो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या एमिनेंट जूरिस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली प्रोविजन दिया हुआ है। कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है कि जज बनना है तो कितनी मिनिमम एज है। देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या होना पड़ेगा? सो अगेन यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। वो जुडिशियल सर्विसेज में रहना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस को उसने होल्ड किया होना चाहिए एटलीस्ट 10 साल, मतलब उसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसको जज बनाया जा सकता है हाई कोर्ट का। तीसरा बोल रहा है ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर। वो 10 साल कम से कम उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो तो भी उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। टेन्योर वगैरह मैंने यहाँ पर इमेज दे दी है, ये आराम से आप मेरे नोट्स को देख लेना, उसमें सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन। अगर कोई हाई कोर्ट के जज हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, अपनी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं और वो यहां से रिटायर्ड हो गए हैं, सो वो कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? तो देखना वो कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो अपने एमपी की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो लोअर कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन? अब देखना, हाई कोर्ट से निचली कोर्टों में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो कहां प्रैक्टिस कर सकते हैं? ही कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस। ही कैन प्रैक्टिस इन अदर हाई कोर्ट्स, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के वो बाकी हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, प्लस जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड हुए वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जज के रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर कोई ऐसा बार नहीं है कि वो आगे फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं, वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी कई कमीशन, कई कमिटीज के चेयरमैन को हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर देती है। A retired high court judge cannot practice, कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते? इन लोअर कोर्ट, yes, he cannot practice in lower court. The same high court from which he has retired, yes, यहां भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। एनी कोर्ट इन इंडिया, एनी कोर्ट मतलब अदर हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वंस a high court judge has retired, he cannot practice law in any court or before any authority in India except, बोले सिर्फ कहां प्रैक्टिस कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी जनरली अपॉइंट करती है रिटायर्ड हायर जुडिशरी के जजेस को एट द हेड ऑफ वेरियस कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। बोले अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो अगर उसको एनफोर्स कराना है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। हाँ, हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 एज अ लीगल राइट। तो ये हाई कोर्ट के कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है? तो इट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का हमने पहले भी मतलब देखा था कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, नॉट बाय वे ऑफ अपील। ऐसा नहीं कि पहले लोअर कोर्ट आपको इजाजत देंगे कि ठीक है आप हाई कोर्ट चले जाओ, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो। एपेलेट का मतलब तो होता है बाय वे ऑफ अपील, नहीं, सुप्रीम कोर्ट
भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यहां नहीं आएगा, स्पेशल भी नहीं आएगा, सो आंसर इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब हाई कोर्ट के पास और कौन से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट किन मैटर में जा सकते हो, बाय बाईपासिंग द लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनको छोड़ के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट कब जा सकते हो, इन द मैटर ऑफ एडमिरलिटी, मतलब नेवी से रिलेटेड मैटर है, विल, मैरिज, डिवोर्स, है ना, कंपनी लॉस एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन मैटर में भी आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट, बिकॉज इट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होता, यू कैन मूव हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट तो जा सकते हो, चाहो तो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ इन मैटर से रिलेटेड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा तभी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अदरवाइज पहले आपको हाई कोर्ट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, फिर ही आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। सो अगर मैरिज से रिलेटेड मैटर है, हाई कोर्ट तो आप डायरेक्टली जा सकते हो बिकॉज इट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब तक हाई कोर्ट सर्टिफाई ना कर दे दैट द केस इज डीम्ड टू बी फिट बाय द टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये चीज ध्यान रखना। सो दूसरा क्या दिया है मैंने, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सो दिस इज आल्सो द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तीसरा दिया हुआ रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एक्ट ऑर्डर डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मैटर में भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यहां भी अंडर आर्टिकल 226 आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर क्या बोला है, केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन, तो यहां पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन का मैटर है तब भी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। और ध्यान रखना 4 हाई कोर्ट ऐसी हैं, कौन कौन सी, जो 4 देश के 4 कोनों में, दैट इज कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली, इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है टू हियर सिविल ज्यूरिसडिक्शन केसेस ऑफ वेरी हाई वैल्यू, सो हायर वैल्यू के केसेस को कौन सुन सकती है, ये हाई कोर्ट सुन सकती है। 4 हाई कोर्ट्स इनके पास ये एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा पावर भी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्स्ट्रा पावर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है, पोस्ट करना है, प्रमोट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, तो किया कौन के द्वारा जाता है, इट इज मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो यस गवर्नर की जरूरत पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, नहीं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यस हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से गवर्नर ये सारे काम करेंगे, तो ये वाली बात भी सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। कोलिजियम ऑफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, भाई कोलिजियम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नर कैन डू दैट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, सो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे क्या, फिर तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगी, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, गवर्नर के कंसल्टेशन नहीं, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट आएगा और गवर्नर ये काम करेगा, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, सो ओनली 1 and 3 is correct, 1 and 3 is given in A, so A is the correct answer of question number 4. It is done by governor of the state in consultation with the high court. Appointment of person other than district judges to the judicial service, बाकी सारी चीजें देख लेना। हाँ, अगर ये बात भी इंपॉर्टेंट है, किसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो उसके लिए क्राइटेरिया दिया हो, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ऑलरेडी सर्विसेज में नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव बीन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 ईयर, उनके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडवोकेट या प्लीडर का 7 ईयर्स का। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, तभी गवर्नर इनको अपॉइंट कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने देख लिया इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड बाय, भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखना हमारे यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, फिर हाई कोर्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हायर जुडिशरी, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हायर जुडिशरी। फिर लोअर कोर्ट्स आ जाती हैं जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, इनके नीचे और भी छोटी छोटी कोर्ट्स आ जाती है, तो उनको कौन एस्टेब्लिश करता, तो दे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी कोर्ट्स को कौन ने एस्टेब्लिश किया, दे ऑल आर एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट नहीं, इनको एस्टेब्लिश किसने किया, दे आर एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट जुडिशरी फंक्शनिंग अंडर द स्टेट हाई कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल। आर्टिकल 233 टू 237 पार्ट 6 डील करता है इन सारे मैटर से रिलेटेड चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा पे क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, फिर समझाऊंगा नालसा होता क्या है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देखो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो सही है, बट इट इज हेडेड बाय नॉट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बट इट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 आधा करेक्ट है और आधा इनकरेक्ट, इसलिए पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 देखो, इट ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ केसेस, यस ये लोक अदालत वगैरह भी बैठाता है। लोक अदालत क्या होते हैं,
कि केसेस को आउट ऑफ कोर्ट ही निपटा लेना, आप डायरेक्टली कोर्ट ना जाओ, कन्वेंशनल तरीके से कोर्ट ना जाओ, और बाहर इजी तरीके से केसेस को स्पीडी तरीके से निपटा लो बिना कोर्ट जाए. सो इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ केसेस. यस, दिस इज द वर्क ऑफ नालसा. थर्ड देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज ओनली टू डिसेबल्ड सिटीजन और दोज बिलोंगिंग टू पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नालसा का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन. अब वीकर सेक्शन में SC ST भी आ सकते हैं, वुमेन्स भी आ सकती है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है वो भी आ सकते हैं. लेकिन क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस ओनली टू द डिसेबल्ड सिटीजन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन. बिलो पॉवर्टी लाइन और डिसेबल्ड को तो फ्री लीगल सर्विस देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ अदर्स को भी देगा. सो नालसा का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज, है ना. तो DPSP में क्या बोला था कि लीगल सर्विसेज वगैरह को प्रोवाइड करना, तो नालसा बना दिया गया है. तो थर्ड भी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा. अ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. यस, ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाना पड़ेगी, तभी सब तक फ्री लीगल जस्टिस पहुंच पाएगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो 2 and 4 आर करेक्ट. सो 2 and 4 इज गिवन इन बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. एक बार और देख लो, नालसा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मींस इट इज मेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट. तो किसने बनाया इसको? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 ने. इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. अभी लोक अदालत क्या है? आने वाली क्वेश्चन में आने वाला है कि लोक अदालत क्या है, तो उस पर आराम से डिटेल में डील करेंगे. नालसा इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है. कौन कौन एलिजिबल है टू गेट फ्री लीगल सर्विसेज? सो वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मेंबर ऑफ SC ST, डिसेबल्ड पर्सन इन द कस्टडी, जो जेल वगैरह में, उनको भी नालसा फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती. विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, है ना. और पर्सन जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है वो भी इसके लिए फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है. तो आपको ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और नालसा भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग भी UPSC और MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी. तो परसिवरेंस IAS की आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं. अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे वीडियोज आपको और मिलते रहें और हम लोग भी मोटिवेट होते रहें. प्लस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. विद रेफरेंस टू न्याय मित्र स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. भाई किसके ऊपर क्वेश्चन है? न्याय मित्र स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता देता हूं व्हाट इज दिस न्याय मित्र स्कीम. मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2017 में एक स्कीम लॉन्च करी जिसको बोला जाता है न्याय मित्र. इनका काम क्या? ऑब्वियसली वर्ड से ही पता चल रहा है, न्याय मित्र मतलब न्याय दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, दैट इज अ न्याय मित्र. तो ये क्या करता है? जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उनको फटाफट खत्म करवाने में कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करता है. तो दैट इज द पर्पस ऑफ न्याय मित्र. अब न्याय मित्र किसको बनाया जा सकता है? कोई भी जुडिशियल ऑफिसर, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, जिसको एक लीगल एक्सपीरियंस, उसको क्या बनाया जा सकता है? न्याय मित्र बनाया जा सकता है. अब न्याय मित्र है तो कहीं ना कहीं बैठेगा भी, तो कहां बैठेगा? ही विल बी हाउस्ड एट डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन कॉमन सर्विस सेंटर. तो आपको ध्यान रखना वो कहां बैठेंगे? डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर में बैठेंगे. और किसको बनाया जा सकता है न्याय मित्र? रिटायर्ड जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैविंग अ लीगल एक्सपीरियंस. ध्यान रहेगा आपको. इनका फोकस क्या होता है? स्पेशल फोकस ऑन दोज पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स. उन केसेस पे जो 10 साल से भी पहले से पेंडिंग है. कहां बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर में. चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं. न्याय मित्र स्कीम वुड बी फंक्शनाइज थ्रू हेड ऑफ पंचायत और वार्ड काउंसिल हु विल असिस्ट रूरल पॉपुलेशन सिक्योरिंग जस्टिस. दिस इज रॉन्ग. न्याय मित्र स्कीम वुड बी फंक्शंस थ्रू डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर हाउस्ड इन कॉमन सर्विस सेंटर. तो ये आएगा. सो ये गलत हो जाता है यहां पर. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. द प्रोजेक्ट वुड बी ऑपरेटेड आउट ऑफ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हाउस्ड इन कॉमन सर्विस सेंटर. नहीं, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर से चलेंगे, ना कि पंचायत से चलेंगे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड बोल रहा, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्याय मित्र वुड बी टू एक्टिवली आइडेंटिफाई लिटिगेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिले इन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल केसेस थ्रू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. बस यही तो इनका काम है. दिस इज द मेन पर्सन ऑफ पर्पस ऑफ न्याय मित्र. They will actively identify litigants who are suffering from delay in investigation or trial of the cases through national judicial data grid. ये वहां से डेटा लेंगे और इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे. सो 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 4 देख लेते हैं. द न्याय मित्र कैन ऑल्सो रेफर द मार्जिनलाइज्ड एप्लीकेंट्स टू द लोक अदालत फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. हाँ भाई, इनका काम है स्पीड से केस को खत्म करना. सो हो सकता है वो केस को किसको दे दें? लोक अदालत को दे दे और फटाफट खत्म करवाने की कोशिश करें. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर क्या होगा मेरा? ओनली 3 and 4 इज करेक्ट. 3 and 4 इज गिवन इन सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. आ गया है लोक अदालत के ऊपर. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लोक अदालत. अब ये लोक अदालत क्या होता है वो भी बताता हूं, बट पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. दे आर वॉलंटरी एजेंसी आर मॉनिटर्ड बाय द स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड. यस,
दे आर वॉलंटरी एजेंसीज, है ना, मतलब ये खुद के बेसिस पे काम करती हैं, खुद से काम करती हैं, एंड आर मॉनिटर्ड बाय स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड। तो ये वाली बात सही है। एंड अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेंगे, व्हाट इज दिस लोक अदालत। एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इज डीम्ड टू बी एन आर्बिट्रेशन कोर्ट। दिस इज रॉन्ग। एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग, ध्यान रखना, जो भी लोक अदालत जो भी केस देती है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, वो सिविल कोर्ट के आदेश के जैसा ही माना जाता है। सो द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग। और अगर आप एक बार लोक अदालत चले गए देन यू कैन नॉट अपील इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, फिर आप लोक अदालत ने जो डिसीजन दिया उसको मानना ही पड़ेगा, आप दूसरे कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि लोक अदालत का पर्पस क्या है, स्पीडी जस्टिस देना, स्पीडी ट्रायल करवाना। और अगर आप बार बार अपील ही अपील करते रहोगे तो फिर लोक अदालत का तो पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। थर्ड क्या बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस डिसाइडेड एट अ लोक अदालत द कोर्ट फी पेड बाय पार्टीज विल बी रिफंडेड। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए थे किसी मैटर को लेके, बाद में आपका मन किया कि चलो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते, बोले लोक अदालत चलते, दोनों पार्टीज एग्री होती तो ही आप लोक अदालत जा सकते हो, आप लोक अदालत चले गए। अब अगर आप लोक अदालत चले गए तो जो फीस आपने कोर्ट में पे कर दी थी केस के लिए, तो क्या आपको वापस मिल जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि जल्दी जल्दी आप लोक अदालत जाओ और वहां से स्पीडी ट्रायल ले लो। इवन वहां पर अनकन्वेंशनल एविडेंसेस भी वर्क कर जाते हैं। कोर्ट में तो एक प्रोसीजर रहता है जो शायद आम आदमी के समझ ना आता हो, लेकिन लोक अदालत में ऐसे एविडेंसेस को भी जो आईपीसी और सीआरपीसी में एविडेंस नहीं माने जाते हैं वो भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। सो दिस इज कोर्ट फी पेड बाय द पार्टीज विल बी रिफंडेड, आंसर इज यस। सो 1 and 3 इज द करेक्ट, सिलेक्ट द solution using the code below. 1 and 3 is correct, 1 and 3 is given in D, so D is the correct answer of question number 8. They are proved to be a successful alternative forum for resolving of disputes through conciliatory method, conciliation के थ्रू हो जाता है। लोक अदालत have been given statutory status under the Legal Services Authorities Act of 1987, तो ये चीज भी ध्यान रखना। नालसा भी बना था उसको भी ध्यान रखना, न्याय मित्र देखा उसको भी ध्यान रखना। द अवार्ड डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग, है ना, एंड नो अपील अगेंस्ट सच अ अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक बार आपने लोक अदालत चलेगा और उसने जो डिसीजन दे दिया फिर वो आपको मानना ही पड़ेगा, आप कोई दूसरी कोर्ट्स नहीं जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड। इस टाइप के जो सारे टॉपिक है सब पे एक एक क्वेश्चन ले लिया ताकि ये सारे टॉपिक्स आपको एक बार गो थ्रू करवा दूं। आपको एक बार ये टॉपिक पता चल गए, उसके बाद अगर ये प्रीलिम्स में परेशान करेंगे तो आपको जो मैं डेटा दे रहा हूं एटलीस्ट उससे आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। न्याय मित्र ले लिया, फैमिली कोर्ट ले लिया, लोक अदालत ले ली, है ना। तो चलो देख लेते हैं अभी किसकी बात कर रहा है, फैमिली कोर्ट्स की बात कर रहा है। अब फैमिली कोर्ट्स नाम से ही पता चल रहा है कौन से मैटर देखता होगा, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स देखता होगा। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैमिली कोर्ट फॉर एवरी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और अ टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। भाई ये बात बिल्कुल सही है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984 बोलता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश अ फैमिली कोर्ट। और कहां बनेगी फैमिली कोर्ट? उस शहर में, उस स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, मतलब 1 मिलियन को क्रॉस कर जाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 10 लाख से ज्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट बनाना ही पड़ेगी टू हियर फैमिली रिलेटेड मैटर्स। स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, it is a specialized court which deals exclusively with the family matters to secure speedy settlement of dispute related to marriage and family affairs. Yes, इसका काम ही है, exclusive with the family matters. It deals with the cases related with the family matter, exclusively related with the family matter, relating with the marriage and family affair. तो statement 2 भी मेरा correct है. Which of the above is are correct? Both 1 and 2 is correct. That is given in C. So C is the correct answer of question number 9. Main objective for the setting up of family courts are to create a specialized court which will exclusively deal with the family matter so that such a court may have necessary expertise to deal with these cases expeditiously. To introduce a mechanism for क्या दिया हुआ, conciliation of the dispute relating to the family, to provide inexpensive remedy, है ना, to have flexibility and informal atmosphere वगैरह मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप देख लेना। It deals with the matter related with the marriage and family affairs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। धारा 370 आर्टिकल 370 मूवी भी आ गई है, पार्लियामेंट में भी बड़ा इशू है ना। इस बार वोट के लिए भी इस आर्टिकल को काफी यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। देख लेते हैं आर्टिकल 35 क्या बात करता है। बहुत ही आर्बिट्रेरी आर्टिकल था, बहुत ही अत्याचारी आर्टिकल था, जिसको आर्टिकल 370 के अंदर फिनिश कर दिया गवर्नमेंट ने। सो आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली न्यूज दिस आर्टिकल कंसर्न्स विद आर्टिकल 35A
ग्रांट्स परमानेंट रेसिडेंटशिप स्टेटस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब वो क्या बोलता था, हु कैन बी द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन बात करता था, आर्टिकल 35 है। और जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज हु कैन ओन द प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर, हु इज अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोग तो प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे जब तक ये एक्ट था, जब तक ये आर्टिकल था। ये आर्टिकल को अब क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। बट ध्यान रखना, आर्टिकल 35A इज रिलेटेड विद, ये वाज रिलेटेड विद द परमानेंट रेसिडेंटशिप प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब स्टेट तो नहीं बचा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 371 टू 371J इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर। आर्टिकल 371 से 371J में किस चीजों के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए हो, तो हमने देखा वहां पर 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए हो, और 12 स्टेट्स को भी देखेंगे। ऑल स्टेट्स विद शेड्यूल्ड एरिया, नहीं सारे स्टेट शेड्यूल्ड एरिया वाले नहीं, 12 स्टेट्स को दिया गया है वहां पर स्पेशल प्रोविजन है, सो दिस इज रॉन्ग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं, वहां तो महाराष्ट्र गुजरात भी है, सो दिस इज नॉट रिलेटेड विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेस पॉपुलेटेड स्टेट, जब महाराष्ट्र गुजरात है तो लेस पॉपुलेटेड स्टेट के लिए कैसे हो सकता है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। अब देख लेते हैं जल्दी से कि पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से 371J तक किन 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए। तो दीज स्टेट्स आर गुजरात, है ना। तो याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, गुजरात, गुजरात के साथ उसका नेबर आ गया महाराष्ट्र, ध्यान रखोगे। फिर गोवा, कर्नाटक एक दूसरे के नेबर आ गए। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम अलॉन्ग विद सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गए। प्लस तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये एक दूसरे के नेबर आ गए। तो टोटल 12 स्टेट्स हैं, इनको याद करना पड़ेंगे, बार बार आप रीड करोगे तो याद हो जाएंगे। इनके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट एंड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट एंड टू डील विद द डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट ऑफ द स्टेट्स, है ना, ताकि लोकल पीपल के एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो आर्टिकल 371 से 371J पार्ट 21 डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड विद द 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो 12 स्टेट्स के नाम याद रखोगे, दैट इज गुजरात, सिक्किम, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और मैंने बता दिया है जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड एरियाज है, पहले आप उनको ध्यान रखो कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इजीली इनको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में सारी चीजें मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना, और नहीं समझ में आता तो नोट्स भी बनाते चलना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट मेंशनड इन, लोकल गवर्नमेंट कहां पर मेंशनड है, स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो वो 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो लोकल गवर्नमेंट कहां मेंशनड है, इट इज मेंशनड इन स्टेट लिस्ट। मींस स्टेट कैन मेक लॉस फॉर द सब्जेक्ट मेंशनड इन लोकल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना, 7 शेड्यूल में कहां है, स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं हम, कि स्टेट लिस्ट में एक तो लोकल गवर्नमेंट है, व्हाट आर अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, दैट इज पब्लिक ऑर्डर। सो पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रखना, वो नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स इनको मेंटेन नहीं करेगी। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो देखो स्टेट्स के पास फंड्स कम है, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स उसको दिए हुए, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती, पब्लिक हेल्थ के लिए, है ना, पुलिस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पिलग्रिमेज, है ना, जो मंदिर वगैरह है, इसलिए तो उनके ट्रस्टीज वगैरह स्टेट गवर्नमेंट कई बार अपॉइंट कर देती है और मंदिरों का पूरा पैसा लूट लेते हैं। सो पिलग्रिमेज एंड अदर पिलग्रिमेज प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, तो वो भी किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। रिलीफ फॉर द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, तो इनको भी रिलीफ देना है, तो वो भी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज दीज आर ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहां आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई 73rd अमेंडमेंट ने क्या बनाया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया। 74th ने क्या बनाया, इट टॉक्स अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज, उसने म्यूनिसिपैलिटीज को क्रिएट करने की कोशिश करी। तो मतलब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर रिलेटेड विद द लोकल गवर्नमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एवरी स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। बात बिल्कुल सही है, हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी बनाना पड़ेगी ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। बात बिल्कुल सही है, तो ये बताता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, उसका काम ही होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, मतलब जो भी पंचायत ने प्लान बनाया डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज ने प्लान बनाया, उनको ये क्या करती है, कंसोलिडेट करती है और उनको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करती है। दिस इज द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। थर्ड देख लो, ऑल द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। नॉट ऑल द मेंबर्स, 4/5 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। और मान लो रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां से ज्यादा मेंबर आएंगे कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि पंचायत इज अ रूरल सब्जेक्ट एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज अर्बन सब्जेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज में तो दोनों जगह से मेंबर होने वाले, तो अगर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है तो पंचायत से ज्यादा मेंबर आएंगे, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है तो म्यूनिसिपैलिटीज से। लेकिन 4/5 ऑफ द मेंबर ही क्या रहेंगे, इलेक्टेड रहेंगे, है ना, मतलब 1/5 इलेक्टेड नहीं रहेंगे। सो दिस इज रॉन्ग, नॉट ऑल द मेंबर। तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप बोलोगे इतनी बारीकी, हाँ, क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 1 and 2 is correct, 1 and 2 is given in B, so B is the correct answer of question number 13. The act lays down only 4/5 of the member of district planning committee should be elected by the elected member of district panchayat and municipalities in the district from among themselves. उनमें से ही वो अपने आप को ही चुन लेंगे। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन बोल रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नेवर रिसीव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, कि आजादी के पहले क्या लोकल गवर्नमेंट को कभी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिला। दिस इज रॉन्ग। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, उसने किसकी बात करी थी, डायर की। डायर की में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसने किसको दे दिया था, बोले ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दे दिया था, मतलब उस पर डिसीजन तो गवर्नर लेगा बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो डायर की बात कर रहा था लोकल गवर्नमेंट की, तो उसको रिकॉग्निशन तो मिला था, एटलीस्ट उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसने भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब्जेक्ट से डील किया था। तो असर्शन तो मेरा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और वैसे भी इस टाइप के स्टेटमेंट जो काफी जनरल है, इंडिपेंडेंस के पहले और क्या क्या हुआ था, अगर एग्जामिनर को इस टाइप के स्टेटमेंट को गलत बताना है तो उसको सारी बुक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो बता पाएगा कि हाँ इंडिपेंडेंस के पहले कभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बाय लॉ रिकॉग्निशन नहीं मिला था। और ये पावर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली रिकॉग्निशन, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो किया जा सकता है ना, हाँ किया जा सकता है। सो असर्शन इज रॉन्ग। रीजन देख लेते हैं। प्रोविंसेस वर नेवर गिवन द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या प्रोविंसेस को कभी नहीं दी गई अथॉरिटी? अरे भाई अभी मैंने बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज अ स्टेट सब्जेक्ट। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था, मतलब प्रोविंसेस कैन मेक लॉज ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो उनको अथॉरिटी नहीं दी गई थी क्या प्रोविंसेस को? अरे क्यों नहीं दी गई थी? प्रोविंसेस कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इवन इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई थी। सो बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। सो बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट इज गिवन इन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको समझ में आ गया होगा। अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब डायर की आई थी, डायर की मतलब जब सब्जेक्ट्स को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो थे जिस पे डिसीजन तो गवर्नर लेगा विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो थे जिसपे भी डिसीजन गवर्नर लेगा बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो डायर की का जो एक्सपेरिमेंट था वो लार्जली अनसक्सेसफुल था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भाई 11th शेड्यूल हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, समझा कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9B को ऐड किया अलोंग विद द 11th शेड्यूल, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स किसको ट्रांसफर किए गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। 12th शेड्यूल को किसने ऐड किया? इट वाज एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, उसने 12th शेड्यूल ऐड किया प्लस पार्ट 9A को भी ऐड किया। सो पार्ट 9 कहां ऐड हुआ है? 73rd ने ऐड किया है विद 11th शेड्यूल, और पार्ट 9A कहां ऐड हुआ 12th शेड्यूल के साथ? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसको ऐड किया है। So it deals with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। yes, so A is the correct answer of question number 15। काफी इजी क्वेश्चन था, तो यहां पर मैंने दिया हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 11th शेड्यूल एंड पार्ट 9 फ्रॉम आर्टिकल 243 to 243O एंड एज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अराउंड 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पहले स्टेट लिस्ट में थे और उसको बाद में किसको दे दिया गया? लोकल बॉडीज को। 12th शेड्यूल को भी ऐड किया, वो किसने ऐड किया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। उसने पार्ट 9A को भी ऐड किया, और कौन से आर्टिकल हैं जो उससे डील करते हैं? 243P to 243ZG, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पंचायती राज, ये लोकल गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट से डील करती है? लाइक मैटर रिलेटेड विद द हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। कुआ वगैरह खुदवाना है, बोले ये सब मैटर क्या है? बोले आप लोग डील कर लेना। रोड वगैरह बनवाना है, दैट आर डील्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज क्रिएटेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल डिस्कसेस द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत? 6th and 7th schedule, 11th and 12th schedule? Yes, this is the answer. 11th and 12th schedule अभी हम लोगों ने देखा, 11th and 12th schedule are created by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act respectively। और यही किससे बात करते हैं? Powers and responsibilities of the पंचायत। पंचायत भी आएगा एंड म्यूनिसिपैलिटीज लिखूंगा तो ये क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इजी क्वेश्चन था काफी। 73rd Amendment Act of the Constitution of India added Part 9 to the Constitution and 11th Schedule to the Constitution. This was related to the Panchayat. It deals with the matter on which panchayats may be devolved with the power and responsibility by the state legislature. तो इनको powers देगा कौन? It is given by the state legislature. Similarly, 12th Schedule was added concerning related to the urban local bodies. तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा था? होना तो यहाँ पर सिर्फ 11th शेड्यूल था, लेकिन 12th शेड्यूल भी था, और इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? 20। 20 द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? बोले इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट डील नहीं कर सकती है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अरे भाई ये तो लोकल गवर्नमेंट को ही दे दो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, है ना। लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर दे सकते हैं उनको? लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस भी दे सकते हैं कि उनको? आंसर इज नो। दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और अभी हम लोग इसको देख के आए थे 2-3 क्वेश्चन पहले। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट डेल्ट बाय द लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ, हाँ पब्लिक हेल्थ दी जा सकती है। सैनिटेशन, स्वच्छता आप ही लोग करते रहना, बोले हमको नहीं करना है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ईजी क्वेश्चन था। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए 11th शेड्यूल के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो वो किस टाइप के सब्जेक्ट से डील करता है? लाइक एनिमल हस्बेंड्री, लोकल मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैनिटेशन, है ना, स्ट्रीट लाइटिंग। अगर 74th है तो वो स्ट्रीट लाइटिंग से देखेगा, शहरों में ड्रेनेज देखेगा, सीवरेज देखेगा। तो इस टाइप के मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पार्क्स, ऐसे सब्जेक्ट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डील करेगा। लेकिन पब्लिक ऑर्डर उसको नहीं दिया जा सकता बिकॉज लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन। किसके बारे में क्वेश्चन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन है। अगर लोकल बॉडीज को क्रिएट कर दिया गया तो लोकल बॉडीज के टैक्सेशन पावर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप की पूर्ति कर सकें। तो इसका मतलब है कि स्टेट को कुछ ना कुछ मदद देना पड़ेगी। तो जैसे फाइनेंस कमीशन बना हुआ है वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ताकि स्टेट के फंड में से कुछ पैसे को डिवॉल्व किसको किया जा सके? टू द लोअर अथॉरिटीज, टू द लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो वही बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय यूनियन फाइनेंस कमीशन। भाई यूनियन फाइनेंस कमीशन उसको बनाता है कि नहीं? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसको यूनियन फाइनेंस कमीशन क्यों बनाएगा? सो दिस इज रॉन्ग। हाँ लेकिन 5 साल में बनता है, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इट रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। बिल्कुल बात सही है। वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की बैलेंस शीट वगैरह देखता है कि इनके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और वो कुछ फंड्स स्टेट के एक्सचेकर से किसको डिवॉल्व करवाने की रिकमेंडेशन देता है? टू द लोकल बॉडीज। तो यही उसका काम होता है। दिस इज द वर्क ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। थर्ड बोल रहा है गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन देयर ऑन बिफोर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है गवर्नमेंट को हर चीज पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो उसके लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर में रिकमेंडेशंस पे मेमोरेंडम देना पड़ेगा। सो दिस इज करेक्ट, ताकि एक बाइंडिंग और मॉरल फोर्स रहता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोला आप उसके रिकमेंडेशंस को मान लो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 इज करेक्ट। 2 and 3 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। इजी क्वेश्चन था काफी। The governor of a state after every 5 years constitute a finance commission, state finance commission to review the financial position of the पंचायत। ध्यान रखोगे पैसा कहां से देते हैं? मनी इज गिवन आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेवाइड बाय द स्टेट। तो ये चीज ध्यान रखना है। और नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं? जो टोटल पैसा आया स्टेट के पास उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को घटा दो, कुछ और फीस वगैरह जो उसने फाइन वगैरह लगाए उसको हटा दो, बाकी जो बचा दैट इज नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, और इसमें से डिवोल्यूशन ऑफ फंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
बोल रहा है एज पर द कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द कंपल्सरी प्रोविजन इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यस, देखना अभी किसकी बात कर रहा है, ऑल द मेंबर्स की बात कर रहा है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात सही है, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट। इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक, तहसील जिसको बोलते हैं हम लोग, पंचायत मतलब ग्राम और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो तीनों पे जो मेंबर्स हैं दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल बात सही है, तो ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर इनके चेयरपर्सन की बात करता हूं, चेयरपर्सन ऑफ विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट के तो कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन विलेज लेवल के जो चेयरमैन होते हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कैसे होगा। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई स्टेट बोले कि नहीं भाई हम लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा के इनडायरेक्टली इलेक्ट कराना चाहते हैं। सो विलेज लेवल का चेयरपर्सन कौन होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो कैसे होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो भी कौन, चेयरपर्सन। लेकिन मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ऑल द एक्सपेंडिचर विद इन द पंचायत विल बी सोशली ऑडिटेड बाय द पंचायत सेक्रेटरी। देखना, जो भी एक्सपेंडिचर पंचायत करती है तो उसको कौन देखता है, सो दैट हैज बीन लुक आफ्टर बाय द ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है कि जो भी उस गांव के लोग हैं हु आर ओवर द एज ऑफ 18, वो क्या करते हैं, पंचायत के सारे एक्सपेंडिचर पे नजर रखते हैं। तो ये कौन काम देखता है, इट इज हेडेड बाय द ग्राम सभा। और ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, सारे लोग जो गांव में रहते हैं एंड दैट आर एंड हु आर ओवर द एज ऑफ 18 एंड आर एलिजिबल टू वोट। तो वो ग्राम सभा किसको देखती है, पंचायत के सारे एक्सपेंडिचर पे नजर रखती है, ना कि ये पंचायत सेक्रेटरी। थर्ड क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यस, देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये बात सही है, नॉट लेस देन 1/3 मतलब एटलीस्ट 1/3 तो वुमेन होना चाहिए। आप चाहो तो आधी भी बिठा दो, चाहो तो 75%, चाहे तो 100% बिठा दो, बट एटलीस्ट 1/3 शुड बी द वुमेन। फोर्थ क्या बोल रहा है, ऑल चेयरपर्सन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई चेयरपर्सन को कैसे चुनते हैं, अगर चेयरपर्सन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो कैसे होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और अगर वो विलेज लेवल पे है तो विलेज लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर जैसा बोल देगी। जैसे हमारे यहाँ पर विलेज लेवल में क्या होते हैं, वी हैव डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बोला कि भाई हम तो डायरेक्टली इलेक्टेड कराएंगे। हो सकता कोई बोले भाई हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको ध्यान रखना है। सो स्टेटमेंट 4 मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3 ओनली। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 कहां दिया हुआ, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। इजी क्वेश्चन था, यहां पर मैंने दिया हुआ है। सोशल ऑडिट वगैरह भी होता है ना, लॉ एंड गवर्नमेंट स्कीम, मनरेगा वगैरह का भी लोग ऑडिट वगैरह कर सकते हैं। हाउएवर ग्राम सभा इज ऑथोराइज्ड टू लुक इनटू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सकती है ग्राम पंचायत के। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत, पंचायत में मेंबर्स बैठते हैं, मेंबर्स को चुनाव लड़ना रहता, तो चुनाव लड़ने की जो एज है दैट इज 21 ईयर्स, लेकिन वोट देने की एज क्या है, दैट इज 18 ईयर्स। सो ग्राम सभा, अगर मैं ग्राम सभा की बात करता हूं तो उसके मेंबर हो सकते हैं दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन ग्राम पंचायत के जो मेंबर कौन हो सकते हैं, दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 21 ईयर्स। सो ग्राम पंचायत में जो पंच बैठते हैं या जो मेंबर्स बैठते हैं, दे मस्ट बी ओवर द एज ऑफ 21 ईयर्स। लेकिन ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो 18 ईयर्स प्लस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of these function cannot be devolved by the state legislature to the पंचायत अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बोले इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को नहीं दे सकती अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत के पास जो भी सब्जेक्ट है वो कौन उसको देता है, दैट आर गिवन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट सब्जेक्ट ही तो हैं जो लोकल बॉडीज को दिए गए। सो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं दे सकते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई क्यों नहीं, पब्लिक पार्क वगैरह अगर उनको बनाना है ना, या सैनिटेशन वगैरह ड्राइव चलाना है, कोई डेवलपमेंट वगैरह करना, तो ये फंक्शन तो दे सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, वो लैंड रिफॉर्म, कम्युनिटी रिफॉर्म, बढ़िया कुछ करना चाहते हैं, खेती वेती मिलजुल के, क्यों नहीं दे सकते, ये भी दे सकते हैं। सोशल वेलफेयर, अरे भाई इसकी तो कोई डेफिनेशन ही, इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, दिया जा सकता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फॉर द कम्युनिटी लिविंग, यस दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी डिवॉल्व by the state legislature to the पंचायत। and then what is this subordinate legislation? subordinate legislation का मतलब होता है कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो क्या बनाती हैं, एक ब्रॉड लॉ बनाती है। क्या बनाती है, एक ब्रॉड लॉज बनाती है। अब उसमें सारी चीजें, हर प्रोविजन को मेंशन करना डिफिकल्ट है, निटी-ग्रिटीज नहीं रहती हैं। तो उसके बाद एक ब्रॉड लॉ बनाती है कौन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके बाद उस लॉ को कैसे ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस रहते हैं दैट आर डेल्ट बाय द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो और छोटे छोटे सब क्लॉज बनाए जाते हैं और उन्हीं को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो
लॉ को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। सो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पंचायत को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो काम तो स्टेट लेजिस्लेचर को ही करना पड़ेगा। समझ में आया व्हाट इज दिस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फॉर द कम्युनिटी लिविंग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया डी। स्टेट लिस्ट में और कौन से सब्जेक्ट हैं देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट तो हम लोगों ने देख लिए। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिवॉल्व पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन में था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एंड टू परफॉर्म सम ऑफ द 29 फंक्शन लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स कौन से हैं लिस्ट में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिए जा सकते हैं? देख लो, माइनर इरिगेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, ये फंक्शन दिया जा सकता है। सोशल वेलफेयर, क्वेश्चन में था सोशल वेलफेयर बोले तो क्या? वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप पीपल, बोले ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिससे सुगम में भारत हो जाए, सब लोग एक्सेसिबल हो जाए, है ना। मेंटली रिटार्डेड पीपल, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनसे रिलेटेड फंक्शंस को डिवॉल्व किया जा सकता है। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो उन लोगों को, तो ये फंक्शन डिवॉल्व कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वगैरह करना है तो लोकल सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट। रोड, कल्वर्ट्स, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, तो ये भी डिवॉल्व किए जा सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे सब्जेक्ट भी लोकल बॉडीज को डिवॉल्व किए जा सकते हैं। एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो ध्यान रखने वाली बात ये, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं दिया जा सकता है ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं दिया जा सकता है। ये कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट आर इन द स्टेट लिस्ट लाइक पुलिस, ये भी लोकल अथॉरिटीज को नहीं दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसी टाइप से टू द पॉइंट कंटेंट के थ्रू रीड करना चाहते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर यूपीएससी और एमपीपीएससी के मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस अवेलेबल है एट ₹4500 ओनली, जिसमें कूपन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैट फीस है, इसमें कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? टू कंडक्ट इलेक्शन इन द म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज या पंचायत। तो कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन आर टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अब आप बोलोगे फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां कहां इलेक्शन कराता है? तो देखना, ये किसके इलेक्शन कराता है? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, है ना, पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये विधानसभा के भी चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता? तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखो, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। यस, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, लेकिन अगर उसको रिमूव करना है देन ही कैन रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट तो कौन करता? गवर्नर, लेकिन रिमूव कौन कर सकता है? ओनली प्रेसिडेंट। सो स्टेटमेंट 2 मेरा करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज सबऑर्डिनेट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द कमीशन। वो सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो उसको रिपोर्ट क्यों देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह को? तो दिस इज इनकरेक्ट। Select the solution using the code below. Only 2 is correct. Only 2 is given in C. So C is the correct answer of question number 21. Easy question था, है ना। कौन अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को? गवर्नर, है ना। उनकी सर्विसेज वगैरह क्या होगी, क्या टर्म्स वगैरह होगी, वो भी कौन बताएगा? गवर्नर। लेकिन गवर्नर अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन रिमूव कौन करेगा? ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब हु कैन वोट, बोले लिस्ट वगैरह होना चाहिए। एंड कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पंचायत इज वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ध्यान रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वो इलेक्टोरल रोल वगैरह भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 22। अदर देन ऑथोराइजिंग अ पंचायत टू लेवाई अ टैक्स द स्टेट लेजिस्लेचर में। देखना, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पंचायत को टैक्सिंग पावर भी दे सकती है, और वो देना भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग म्यूनिसिपैलिटीज टैक्स वगैरह, हम लोगों को भी लगता है ना, इंदौर में कचरा गाड़ी आती है, बोले 600 रुपये महीना लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उनको भी फंड्स की जरूरत है। तो बोल रहा है कि अदर देन ऑथोराइजिंग अ पंचायत टू लेवाई ए टैक्स, स्टेट लेजिस्लेचर में और क्या क्या दे सकती है स्टेट लेजिस्लेचर? देख लो,
प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बिल्कुल, वो चाहे तो पंचायत को ग्रांट भी दे सकती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। भाई एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बोलता है कि इतना फंड डिवॉल्व कर दो, वो अलग है, और अगर स्टेट चाहे तो मन से और भी ग्रांट दे सकती है। सो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत। ये बात भी सही है, वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा फंड बना दे जिसमें पंचायत का सारा फंड इजीली आए और उस अकाउंट से ही वो उस चीज को यूज कर पाए। तो ऐसा वो कर सकती है, हाँ ऐसा वो कर सकती है। काफी जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर मैंने जो चीजें दी है एक बार उनको और आप रीड कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है? द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिवॉल्व पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइटम्स इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिवॉल्व? इनमें से कौन से फंक्शन 11th शेड्यूल में नहीं दिए जा सकते हैं? कैन नॉट बी डिवॉल्व, तो ये कैन नॉट वर्ड को आपको ध्यान रखना। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यस ये तो डिवॉल्व किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डिवॉल्व किया जा सकता है। लोकल पब्लिक ऑर्डर, क्या पब्लिक ऑर्डर दिया जा सकता है? पब्लिक ऑर्डर मतलब पुलिस वगैरह दी जा सकती है, अभी पहले भी देखा इस टाइप के क्वेश्चन को। दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी डिवॉल्व टू द पंचायत। प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सकता है ना, रोड वगैरह, कैनाल, फेरीज वगैरह वो सब भी दिए जा सकते हैं, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ईजी था। 29 फंक्शनल आइटम है कहां पर? 11th शेड्यूल पार्ट 9 में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। सब इंपॉर्टेंट आइटम्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, अब इसको दोबारा रीड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, जिसमें एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रोड कलवर्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है ना, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर की बात करता है, हैंडीकैप्ड वगैरह है ना, मेंटली रिटार्डेड पीपल के बारे में बात हो रही है, तो आप देख लेना। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजनिंग वाला है। असर्शन क्या बोल रहा है? एनीवन हु इज एलिजिबल टू वोट फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शन इज ऑल्सो टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन इन इंडिया। ये बात सही है गलत है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई ये बात तो गलत है। कैसे गलत है देखना। क्या बोल रहा है? एनीबडी हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज 18+, जो 18+ है वो वोट दे सकता है, इज ऑल्सो एलिजिबल टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन। अरे लोकल बॉडी इलेक्शन को कंटेस्ट करना, देन यू मस्ट बी एटलीस्ट 21+, 21 ईयर्स एज लगेगी। तो सारे लोग एलिजिबल नहीं है, सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 21 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लिया। तो एज का ध्यान रखना है यहाँ पर। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन हो सकते हैं? दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ग्राम पंचायत के मेंबर कौन हो सकते हैं? दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 21 ईयर और हु हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज। तो असर्शन तो मेरा गलत हो गया क्योंकि एज पे क्वेश्चन था और हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। रीजन देख लेते हैं। अ कैंडिडेट फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन मस्ट बी अ वोटर इन द कंसर्न एरिया। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसका कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको उस एरिया का होना भी जरूरी है। ये बात तो सही है। सो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। सो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, इज गिवन इन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। इजी क्वेश्चन था ये। मिनिमम एज फॉर वोटिंग इज 18 ईयर बट टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन इज 21 ईयर्स। तो एज पे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एनीवन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ कंसर्न्ड विलेज इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। क्या जो भी आदमी उस गांव में रहता क्या उस ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है? आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स कौन रहते हैं? हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 18। तो एडल्ट होना जरूरी है। तो बच्चे ग्राम सभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि जाके ग्राम पंचायत से सवाल जवाब करने लगे। ग्राम सभा का मेंबर वो बन सकता है जो उस गांव में रहता है, प्लस ही इज ओवर द एज ऑफ 18। सो नॉट एनीवन हु इज रेसिडेंट। बच्चे भी रहते हैं तो बच्चे उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल इन द ग्राम सभा। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के सारे कामों को किसके सामने रखा जाता है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा देखता है कि करप्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, किसी से पैसे लेके काम तो नहीं दे दिए। तो ग्राम पंचायत के कामों को देखने का काम कौन करता है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन रहते हैं? उस गांव के लोग, दोज हु आर ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो 2 इज करेक्ट। तो 2 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। समझ में आ रहा है? ओनली वन who is 18 years old or more and who has right to vote is a member of ग्राम सभा। right to vote भी होना चाहिए उसको, मतलब वो इलेक्ट्रल कॉलेज में अपना नाम लिखवा चुका हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज कैन बी टेकन बाय। बड़ा इजी क्वेश्चन है कि कुआं कहाँ खोदना है, ये कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ओनली नहीं। ये तो कर सकती हैं, लेकिन ओनली लिखा क्या? सिर्फ ये कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी।
लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अकेली कर सकती नहीं, सेंट्रल भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, लोकल भी। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी ओनली नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यस। अगर यहां पर भी लिख देता मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ओनली तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये काम कर सकती है कि कहां कुआं हुआ खुदवाना है, कहां नहर खुदवाना है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क भी ये कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट या क्वेरीज आती है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हो 91113991। तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।